तिवारी। मैं अपने इस YouTube चैनल जेम ऑफ जीएस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह चैनल सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि जीके रिलेटेड होते हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। आज का हमारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। यह चैप्टर सभी सिविल सर्विस एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह चैप्टर न केवल पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी काफी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं का हम क्रमवार अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली विशेषता है विशाल व विस्तृत संविधान। अर्थात इससे तात्पर्य है कि भारत का संविधान इस विश्व का सबसे विशाल व विस्तृत संविधान है, क्योंकि यह संविधान न केवल केंद्रीय बल्कि प्रांतीय सरकारों के लिए भी उनके शक्ति का वर्णन करता है, उनके गठन का वर्णन करता है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु अलग अलग संशोधनों के द्वारा इसमें 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान समय में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 हो चुकी है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है लिखित संविधान। संविधान मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, लिखित अथवा अलिखित। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान को अगर देखें तो वह एक अलिखित संविधान है, परंतु भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। और भारतीय लिखित संविधान की प्रेरणा हमें फ्रांस से मिली है। फ्रांस में ही सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें पहला शब्दावली है प्रभुता संपन्न। भारतीय संविधान भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में परिभाषित करता है। प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब ये हुआ कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के मामलों में स्वतः आत्मनिर्भर है, अर्थात वह किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। इसके बाद अगला शब्दावली है समाजवादी। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जगह दिया गया, जहां समाजवादी शब्द से तात्पर्य होता है कि समाज में उपलब्ध या भारतीय देश में उपलब्ध समस्त भौतिक साधनों का वितरण समानता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ एक हाथों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद अगला शब्दावली है पंथ निरपेक्ष। जैसे कि इस शब्द को भी भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस शब्द का तात्पर्य है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, अर्थात भारत में किसी भी धर्म विशेष को यहाँ का राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। यहाँ सभी धर्मों को समान स्थान दिया गया है और सरकार तथा संविधान किन्हीं 2 धर्मों के बीच या विभिन्न धर्मों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। अगला शब्दावली है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसमें लोकतंत्र का तात्पर्य होता है लोगों का तंत्र, अर्थात जनता का शासन। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने भी परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो कि जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था होती है। अगला शब्दावली है गणराज्य। भारतीय संविधान में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है, जिसका तात्पर्य होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, अर्थात जो राष्ट्रपति होंगे, वो वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित प्रकार के होंगे। इस प्रकार से हमने 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया। अगला विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। प्रायः जो भी संघात्मक संविधान होता है वहां 2 प्रकार के शासन प्रणालियों का जिक्र होता है। पहला होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा होता है संसदीय शासन व्यवस्था या प्रणाली।
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो भारत या किसी भी अन्य देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वही कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, जबकि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं, जबकि यहाँ के मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। और भारत में कानून का निर्माण संसद के माध्यम से होता है और कानून का संचालन या देश का संचालन संसद के माध्यम से ही होता है। अब संविधान की अगली विशेषता है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, जिसमें यहाँ के नागरिकों के लिए मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से निकालकर और उसे अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में समाहित किया गया है। इस प्रकार से वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई है। अगला संविधान की विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के लिए कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है, जिन सिद्धांतों के तहत यह बताया गया है कि यदि कोई भी राज्य इन सिद्धांतों में या इन तत्वों का अपने कानून निर्माण करते समय उपयोग करे तो वह राज्य एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। जहां कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि उस राज्य में रहने वाले जनता का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। हालांकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, परंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जो होगा वो 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। संविधान की अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में न्यायपालिका या न्यायाधीशों के नियुक्ति, उनका पद ग्रहण, उनका पद त्याग, इन सबों का स्पष्ट वर्णन किया गया है ताकि सरकार उन पर किसी भी प्रकार का दबाव या नियंत्रण आरोपित न कर सके। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है नम्य व अनम्य संविधान। इसका तात्पर्य यह होता है कि संविधान में प्राय कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जिनको सरलता से संशोधित किया जा सकता है और इस दृष्टिकोण से वह संविधान नम्य संविधान कहलाता है, परंतु कुछ ऐसे भी उपबंध या नियम होते हैं जिनमें संशोधन करना काफी जटिल होता है और इस दृष्टिकोण से वह संविधान अनम्य संविधान हो जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुछ उपबंध बड़ी सरलता से तो कुछ उपबंध बड़ी जटिलता से संशोधित होते हैं। इस दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है केंद्राभिमुख संविधान। ऐसे तो भारत में शासन का स्वरूप संघात्मक है, परंतु आपातकाल की स्थिति में या संकट काल की स्थिति में भारतीय संविधान केंद्राभिमुख संविधान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यहाँ केंद्राभिमुख संविधान से तात्पर्य यह है कि जैसे ही आपातकाल लगता है, चाहे वह राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो, ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं संविधान का झुकाव केंद्र की तरफ हो जाता है और इस दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्राभिमुख संविधान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है।
संविधान की अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। हालांकि संघात्मक संविधान में दो प्रकार के नागरिकता का अर्थात दोहरी नागरिकता का व्याख्या किया जाता है, जैसे एक संघ स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान भारत के अखंडता और एकता का परिचायक है। यहाँ के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान किया जाता है, अर्थात यहाँ केवल हम संघ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं हैं। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य यह है कि यहाँ के 18 वर्ष के जो भी वयस्क हैं उन्हें वोट देने का अधिकार अर्थात मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसकी व्याख्या 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के सभी वयस्क को मताधिकार का अधिकार मिल जाता है। मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। संविधान की अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। जैसे कि अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाओं को सर्वोच्च माना गया है। जैसे कि अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च है। ब्रिटेन की बात की जाए तो वहां पर संसद को सर्वोच्च माना गया है। जबकि भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर संविधान ही सर्वोपरि है, क्योंकि भारतीय संविधान ही है जो कि यहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जैसे सरकार के तीनों अंगों को शक्ति प्रदान करती है। संविधान की अगली विशेषता है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में संकट काल को देखते हुए 3 प्रकार के उपबंध किए गए हैं। 3 प्रकार के आपातों का जिक्र किया गया है। पहला आपात है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, दूसरा आपात है 356 राष्ट्रपति शासन और तीसरा आपात है द्वितीय आपात अनुच्छेद 360। अगली विशेषता है ग्राम पंचायतों की स्थापना। संविधान में ग्राम पंचायतों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शासन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, क्योंकि जब तक जनता की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तब तक शासन के स्वरूप को विस्तृत करना एक काल्पनिक कहानी होगी। इस प्रकार आज के हमने टॉपिक में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का जिक्र किया और अध्ययन किया। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।